नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हैरानगी की बात यह है कि हुकूमत ने अपने लिए बड़ा ही ऊंचा टैक्स का हदफ मुकर्रर किया है। मुझे याद आया बचपन में क्या हुआ कि मेरा एक क्लास फेलो था, हर क्लास में फ़ेल होता था वो, फिर भी उसके वालिद साहब अफसर थे, अगली जमात चढ़ जाता था वो। तो फिर क्या हुआ कि हर साल फ़ेल होते होते 8वीं जमात में जब वो फ़ेल हुआ तो वालिदैन उसके आए स्कूल, तो माँ बाप बड़े परेशान थे। उन्होंने आकर टीचर से पूछा, टीचर ने आकर उनको गले से लगा लिया, चप्पी लगा ली, माथा चूम लिया वालिद साहब का उनके। तो वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा क्या बात है, बच्चा पास हो गया? कहने लगे नहीं नहीं, बच्चा आपका फेल हुआ है, लेकिन पहले ये 5 नंबर लेकर फेल होता था, इस दफा सर इसके 20 नंबर आए हैं। एफबीआर वालों ने इस दफा लड्डू बांटे, बोला 4 अरब रुपए की जनाब हमने 4 खरब रुपए की कलेक्शन कर दी। पहली दफा दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ पाकिस्तान में। लेकिन बच्चा फिर भी फेल ही हुआ। लेकिन क्या करें, अफसर दा पुत्र है, अगली जमातें ने चाड़ी जाना। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, तारुफ कराता चलूँ। लेकिन ये बता दूं कि ये बात बड़ी खरी खरी करते हैं टैक्सेशन पे। जनाब बशारत कुरैशी साहब, टैक्स एक्सपर्ट, वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू। बशारत साहब, मेरी की हुई बात पर आप कोई राय देना चाहें और तफसील में ज़रा मुल्क के एफबीआर के टैक्सेशन निज़ाम और इस साल के टारगेट के बारे में बात करना चाहें जी। देखें जी, आपका बात जो है उसमें जो काट है उसका तो मेरा ख्याल है कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वो ऐसे कि अभी आपने वो बच्चे की बात की तो उस पर सोशल मीडिया पे मुझे एक बात याद आई कि एक बाबा जी की तस्वीर बनी हुई है जो कई दफ़ा फेल हुए हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनको पास कर दिया गया। वैसे पास नहीं हो रहे थे, तो ये कोविड-19 की वजह से ये भी पास हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि 4000 बिलियन जो इकट्ठा हुआ है, बहरहाल दिस इज़ अ रिकॉर्ड, और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तो मसाइल बेतहाशा हैं, लेकिन ग्रोथ बहरहाल ग्रोथ है, चाहे वो 17% की हो या 70% की हो। जिसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल एफबीआर वाले अच्छा, इसका मुरवजुल इल्ज़ाम मैं शब्बर जैदी साहब को ठहरा सकता हूँ, क्योंकि उनका ओवर एम्बिशियस टैक्स टारगेट जो है, आई थिंक दैट्स द की रीज़न फॉर द फेलियर। आई थिंक मे बी यू कैन गिव योर व्यूज। देखें जी, ओवर एम्बिशियस तो टारगेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है, इकानमिस्ट का ये ख्याल है कि ये 8000 बिलियन हमारा पोटेंशियल है, यानी हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ओवर एम्बिशियस नहीं कह सकते। लेकिन शब्बर साहब ने एक्चुअली वो थे प्राइवेट सेक्टर से, उनको एफबीआर की वर्किंग का या मुश्किलात का सही पता नहीं था। उन्होंने दूसरी बात यह है कि उनका बड़ा इस बात पे ज़ोर था कि जी ब्लैक मनी जो है पार्क होती है प्रॉपर्टीज़ में जी, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, कैपिटल गेन और प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूएशन, वो उसमें कुछ ऐसे काम कर गए कि जिससे हमारा जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर जो पूरी मईशत को चलाता है। आप देखें ना जी, एक बिल्डर जो है या एक बंदा प्रॉपर्टी बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसमें कोई एक अकेला वो इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें 40 टाइप किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सप्लायर्स हैं मटेरियल के, सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, लेबर है, उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें बिजली खर्च हो रही है, उसमें गैस आ रही है, उसमें बहुत सारे काम हैं जिससे पूरा मईशत का पहिया चलता है। तो उनकी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से ये बहुत बड़ा चंक जो है ना, बहुत बड़ा सेक्टर, इसको स्टॉप लग गया, यानी प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसफ़र कम हो गई। और बिल्डर्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही इस वक्त मैं नहीं समझता जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको छोड़ के कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो। यानी अभी बहुत अच्छी स्कीम दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको आप कह सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में एमनेस्टी है, जिसमें आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। विद होल्डिंग बहुत सारा कम कर दिया है, और फर्स्ट बायर जो है उससे भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कंसेशन थी, और ये IMF की मुखालफत के बावजूद ये गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। अच्छा, लेकिन वो सेंटीमेंट ख़राब हो गया।
यानी वो जो शब्बर साहब सेंटीमेंट ख़राब कर गए थे ना, वो अब ये कोविड-19 भी है और उसकी वजह भी है जो सेंटीमेंट का ख़राब इससे यानी पहले उनको हो बंडल जाना। किया जा सकता है। जी जी जी, उसमें उससे ये सेंटीमेंट ख़राब हुआ है। देखें, गुजारिश ये है कि मईशत चलनी चाहिए, टैक्स आ ही जाएगा। टैक्स जो है वो मईशत का रिज़ल्ट है। इकानमी का पहिया चल रहा है तो टैक्स आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। और ये टैक्स ऐसे है कि ये जो मैंने अर्ज़ किया कि इसमें बेतहाशा विद होल्डिंग होती है, जिससे गवर्नमेंट को बहरहाल सब्सटेंशियल चंक आता है टैक्स का। डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट तो आ रहा है। और वैसे भी आपका सारा ऑलमोस्ट 70-75% बजट जो है वो विद होल्डिंग से ही आ रहा है, उसमें कोई डायरेक्ट टैक्सेशन एज सच नहीं है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि शब्बर साहब ने भी इसमें थोड़ा सा डेंट डाला है। अच्छा, एक चीज़ है जो कि मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। पिछले साल में, अब ये शब्बर ज़ैदी सेंट्रिक बात तो नहीं है, लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर, एमएनसीज़ के ऊपर हुआ द लार्जेस्ट और कॉरपोरेट प्लस एमएनसीज़ जो हैं बेसिकली, जो कि शब्बर ज़ैदी साहब के क्लाइंट्स माजी के अंदर रहे हैं या अभी भी शायद हों, उन पे टैक्स इम्प्लीकेशन जो है वो रिलेटिवली इतनी ज़्यादा नहीं रही, उस इजाफे की बात करूँ, एज़ कम्पेयर टू SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आपके ख्याल से गोइंग आफ्टर स्मॉल फिश वॉज अ बेटर ऑप्शन एंड टेलिंग द नेशन दैट एवरीवन इज अ टैक्स थीफ, इज दिस अ गुड वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स? देखें जी, जो आप MNC का लास्ट भी आपका जो हमारा गपशप हुई थी उसमें आपने डिस्कस किया था, MNC वाले जो हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरा ये है कि उनकी प्रॉपर टैक्सेशन होती है, यानी जिसको असेसमेंट या ऑडिट हम कहते हैं। बहरहाल वो मैं समझता हूँ कि FBR में कैपेसिटी नहीं है। बाकी रह गया जो आप कह रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम है, उसमें मैं लास्ट टाइम भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि ट्रेडर्स का GDP में 24% शेयर है, लेकिन उनका टैक्स में लेस दैन 1% शेयर है। वो एक बहुत बड़ा गैप है जिसको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ब्रिज करना चाहिए। वो जो है ना FBR को ओवर द ईयर्स यानी ओवर द डिकेड्स कंसेशन देते देते जी, छोटे पहले शटर पावर होती थी शॉपकीपर्स की, बस हड़ताल हो गई और FBR बैठ गया। उसका रिज़ल्ट निकला जी कि आप मिनिमम टैक्स कर दें, आप फिक्स टैक्स कर दें, डाकखाना में जाके जमा करवा दें। और उसमें मैं समझता हूँ कि FBR के ऑफिसर्स का भी बड़ा रोल है। FBR के जो मतलब फील्ड फॉर्मेशन है वो उनको टैक्स फ्रेंडली होना चाहिए, टैक्स पेयर फ्रेंडली होना तो चाहिए। बताने होते हैं, थोड़े हरबे भी बताते हैं, थोड़ा सिखाते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं। उस ज़ाहिर है कि ये एक मिक्स है जो मैट्रिक्स है, लेकिन अदरवाइज़ फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो फ्रेंडली होना, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त का बरखुरदार है मेरे साथ, वो ऑफिसर रहा है, उसका फ़ोन आया, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में हूँ, तो एडवाइज़र साहब ने 1 पेजर मांगा है कि जी को सिंप्लीफिकेशन और टैक्सेशन पे आप एक 1 पेजर दें। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही मासूमाना सवाल है कि आपका इनकम टैक्स, कस्टम, FED, सेल्स टैक्स, इतने बड़े बड़े टैक्स हैं, 1 पेजर नहीं, ये आपसे जो है तफसीलन मैं इस बारे में बात कर, इसी मुझे ब्रेक लेनी है। नाजरीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब बात कुछ ऐसी है कि जनाबे वाला, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी और बशारत कुरैशी साहब हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहे थे टैक्स हदफ के मुतल्लिक, लेकिन अब ये भी जानना है इनसे कि इस बजट में हुआ क्या, क्योंकि फाजिल वज़ीर आए, उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की, हमें तो पता नहीं लगा कि उसमें टैक्स के ज़िम्न में क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि हमें तो ये बता दिया गया कि भाई कोई नया टैक्स नहीं लागू होगा, लेकिन निज़ाम में तो ज़रूर कोई ना कोई तब्दीली हुई होगी। तो मैं चाहूँगा ज़रा वजाहत से बशारत साहब आप हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि ये जो इस दफ़ा का फ़ाइनेंस बिल आया है, इक़्तिसादी बिल आया है, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्स माहिरीन को देखनी चाहिए? जी देखें अली साहब, ये बहुत थोड़ी सी चेंजेस आई हैं बेसिकली इनकम टैक्स में या सेल टैक्स में या कस्टम्स में। जी, वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत टिंकरिंग की है, लेकिन यह है कि इनकम टैक्स में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी की हैं जिससे टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन हुई है। और शुरू में जो फाइनेंस बिल में प्रपोजल्स थी कुछ हार्श थी, वो उन्होंने वापस ले ली हैं, वो उनकी मेहरबानी है।
लेकिन यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी थी बजट प्रपोज़ल जो FPCCI से आई हैं या ओवरसीज चैम्बर से आई हैं या मुख्तलिफ टैक्स बार्स की तरफ से आई हैं, वो तकरीबन उनको ब्रश असाइड ही कर दिया गया, उनको कोई यानी इस्लाह की अभी भी ज़रूरत है। बहुत सारी ज़रूरत है। अभी ये देखें जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुझे वो वन पेजर के लिए कहा गया, तो मैंने कहा जी वन पेज में इतने बड़े टैक्सेस कैसे आ सकते हैं। तो सिंपल मैंने लिख के भेजा कि तो टैक्स रेट कम कर दें, दूसरा FBR वालों को टैक्स पेयर फ्रेंडली बना दें, कि बहुत सारे लोग टैक्स देना चाहते हैं, तो वो जब उनसे कहा जाता है जी ये इतना आपका टैक्स बनता है, तो कहते हैं हाई इतना टैक्स। तो ये जो चीज़ है ना, ये मतलब है कि टैक्स कम होने से ये जो एक शौक लोगों को होता है ये भी कम हो जाएगा। दूसरा ये कि लोग इस बात से घबराते हैं कि जनाब FBR वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको हम फेस करेंगे, तो उनका जो रवैया होगा वो इससे ज़्यादा फिर टैक्स के लिए कहेंगे कि जनाब लास्ट ईयर आपने इतना दिया है, और ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करते हैं। लॉस अगर प्रॉफिट हुआ है तो लॉस भी हो सकता है। आजकल बहुत सारे बिजनेसेस बंद ही हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, और बहुत सारे जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहे हैं भी, थोड़े बहुत फ्लरिश भी कर रहे हैं। हाँ जी, फ्लोरिश किरियाना परचून वाले फ्लरिश कर रहे हैं। जी जी, जो FBR हाथ नहीं आए, पहले भी नहीं आ रहे, अब भी नहीं आएंगे। तो ये बहरहाल ये 10% इन्होंने कहा था, एक प्रपोज़ल थी फाइनेंस बिल में कि जो कमिश्नर अपील अगर एक ऑर्डर कर देता है और उसमें से जो टैक्स डिमांड बाकी बचती है उसका 10% जमा होगा, तो फिर हम लोग जो हैं को टैक्स पेयर जो है वो अपील फाइल करने का एलिजिबल होगा ट्राइब्यूनल के लिए। ये तो बहुत ही हार्श प्रोविजन थी ये। अच्छा, इस मौजू पर मेरी आपके साथ मज़ीद बात होगी, मुझे ब्रेक एक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ये भी ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, बशारत कुरैशी साहब आप वो बता रहे थे कि टैक्स के अंदर ये जो नई कोई इस्लाह की है वो दुरुस्त नहीं है। वो जो प्रपोजल थी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फाइनेंस बिल में कि 10% आप टैक्स जमा करवाएंगे ट्राइब्यूनल में अपील करने से पहले, ये बहुत हार्श प्रोविजन थी। इस पे बिज़नेस कम्युनिटीज़ ने भी बहुत ज़्यादा एजिटेट किया, और सेनेट वालों ने ये प्रपोजल भेजी कि इसको ख़त्म किया जाए। सेनेट में इत्तेफाक से ज़्यादा अच्छी डिस्कशन हुई है फाइनेंस बिल पे। ये चाह रहे हैं कि जो 10% ऑफ दी जो असेस की है इन्होंने टैक्स इम्प्लीकेशन, वो पहले जमा करा जी जी, वो ख़त्म कर दी है, फाइनेंस एक्ट में ख़त्म कर दी है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इट वाज ए वेरी हार्श प्रोविजन। इस तरह से इट्स अ गुड थिंग, ये ख़त्म करना बेहतर है, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा ये प्रपोजल आई और ये इन्होंने इम्प्लीमेंट भी की, फाइनेंस एक्ट का हिस्सा भी बनाया, लेकिन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हायर जो अदालतें हैं वहाँ से ये नॉकडाउन होगी, क्योंकि ये इंसाफ की फराहमी जो है चीप, यानी किसी को 10 साल की सज़ा हो तो उसे कहा जाए कि यार पहले 1 साल तू काट ले फिर तेरा फैसला हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे बड़ी सही मिसाल दी आपने। जी जी। तो इसके अलावा ये इन्होंने 153 हमारा एक सेक्शन है विद होल्डिंग का, उसमें बहुत सारी रियायतें की हैं, यानी थ्रेश होल्ड बढ़ा दिया गया है। विद होल्डिंग एजेंट जो है पहले इंडिविजुअल या AOP था, वो 5 करोड़ की टर्नओवर पे था, 10 करोड़ कर दी है। तो ये एक बेहतर इन्होंने फैसला किया। इस तरह हमारा एक सेक्शन है 21L, जिसमें यह कि वो डीम्ड प्रोविजन है कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो आपकी जो एक्सपेंडिचर आपने क्लेम किया है वो हम यानी बहुत सारी रिडंडेंसीज को हटा दिया गया है। वो ऐसे था कि बहुत पुरानी चीज़ें थी, जैसे आप ये कि 15,000 आपने सैलरी है, 15,000 से ज़्यादा वो थ्रू चेक देनी है। ये प्रोविजन आज से 15 साल पहले आई थी, वो 15,000 ही चली जा रही थी, अब उन्होंने 25 कर दी है। इस तरह ये एक सिंगल एक्सपेंडिचर जो है आपने वो थ्रू चेक पैसे देने हैं, तो 50,000 थी, ये 50,000 कोई 1990 की आ रही थी, अब इन्होंने 2.5 लाख कर दी है वो। यानी इस किस्म की कुछ इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या वक्त जो चेंज हो गया उसके हिसाब से इन्होंने बेहतरी की है। लास्ट ईयर भी कुछ की थी, इस दफ़ा भी की हैं। इस तरह 148 हमारा एक सेक्शन है जिसमें यह है कि विद होल्डिंग होती है जो इंपोर्ट स्टेज पे, उस पर यह था कि कमर्शियल इंपोर्टर्स जो हैं, जो इंडस्ट्रियल, कुछ इंडस्ट्रीज़, नॉट ऑल, हमारे इंडस्ट्रीज़ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। वो अपना रॉ मटेरियल मंगवाते थे और वो चूँकि उनको एग्जम्पशन मिल जाती थी तो वो मार्केट में ही बेच देते थे।
तो कमर्शियल इंपोर्टर जो है फ़र्ज़ करें उसका 5% टैक्स है, उनका एग्जम्पशन होता था, तो वो अगर 2-3% पे ही बेचते थे तो वो उनका प्रॉफिट आ जाता था। तो इस तरह ये थोड़ा अनफेयर था, डिस्टॉर्शन थी। अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक नहीं किया, उन्होंने गुड्स स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक। यानी अगर आपने कैपिटल गुड्स मंगवानी है तो उस पर 1% टैक्स है, बस ठीक है। और अगर आपने अपनी रॉ मटेरियल मंगवाना है अपनी इंडस्ट्री के लिए तो उसके 2% है। कोई भी मंगवाए, चाहे कमर्शियल इंपोर्टर मंगवाए चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट मंगवाए। इस तरह उन्होंने फिनिश्ड गुड्स पे पक्का कर दिया कि जनाब एक ही रेट है 5.5%, जो सब पे लागू होगा। जो सब पे। इससे यह है कि मिस यूज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो यानी जो बेनिफिट एक्सपोर्टर्स एंजॉय कर रहे थे, एक्सपोर्टर वो सॉरी इंडस्ट्रियलिस्ट एंजॉय कर रहे थे, हाँ जी, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे, कुछ। हाँ जी, सबको एक लाठी से तो नहीं हांगा जा सकता। मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट को मैक्सिमम फैसिलिटेट करना चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि वो मईशत का पहिया चला रहा है, वो 1000 किस्म के टैक्सेस दे रहा है, इंतहाई परेशानी के आलम में है। और पाकिस्तान में इंडस्ट्री ही रोज़गार देगी। और इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ कि FBR वालों को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर इजाज़त दें जो अवाम के मुफाद की हैं, क्योंकि आप मुनफरिद शख्सियत हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको इंडिविजुअल्स के और बिलखुसूस जो इश्यूज़ आपके सामने मैंने सीनियर सिटीजन्स के बताए थे कि सीनियर सिटीजन्स की बेसिकली जो ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम के अंदर, उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ सर विमेन जो हैं, बिलखुसूस हाउसवाइफ्स हैं, जिनकी इनकम जो है वो बेसिकली किसी एक्टिविटी से नहीं आती लेकिन रेंटल इनकम से भी आती है और उसके अलावा और ज़राए से भी आती है, और उनके नाम पे बहुत सारी एसेट्स होती हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट है बहुत बुरी है। और आई थिंक कि अनरियलिस्टिक है एक इस्लामिक रिपब्लिक के लिए, मुस्लिम रिपब्लिक कह लें आप। तो इसके बारे में आपके ख्याल से कोई राय दी, क्योंकि मदीना की रियासत काफ़ी अरसे से कायम करना चाह रहे थे ये, तो मैंने उसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं देखी जिसमें सीनियर सिटीजन्स और विमेन को जो है वो कोई बेनिफिट दिया गया। क्या कहते हैं? देखें जी, जहाँ तक मदीना की रियासत का ताल्लुक़ है तो वो तो सिर्फ एक स्लोगन है। उसमें तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि कहीं और कुछ उन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसाफ की फराहमी थी। कोई टाइम लाइन मुकर्रर हुई है कि तलाक का केस इतने अरसे में हो जाएगा, प्रॉपर्टी का केस इतने अरसे में हो जाएगा, कत्ल का केस इतने अरसे में हो जाएगा, जो भी केसेस हैं कोई टाइम लाइन है उनकी। बड़ा एसेंशियल आपने बात, यानी जो लोग लिटिगेशन के लिए कि कब ख़त्म करनी है, उसके लिए कोई गाइडेंस, कोई लॉ, कोई प्रोसीजर, कोई रूल, कोई रेगुलेशन हुक्मरानों के इस बात का ख्याल ही नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट वाले खुद कहते हैं कि जनाब आज से 50 साल पहले एक बंदे ने केस किया था, बंदा मर खप गया, आज हम उसका फैसला कर रहे हैं। तो इस तरह बेइंसाफ़ी से तो हुकूमत या मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है ना। जुल्म की, मौला अली फरमाते हैं कि जुल्म की हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकती, कुफर की रह सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा ये सारा माशरा जो है हम जालिम भी हैं यक वक्त और मजलूम भी हैं, और हमारी हुकूमत जो है वो बाई एंड लार्ज वो जुल्म की हुकूमत है। चाहे वो PTI की है, चाहे वो नवाज लीग की थी, चाहे पीपल पार्टी की थी, इवन चाहे वर्दी वालों की थी। अवाम किसी का मौजू नहीं है, अवाम किसी का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान किसी का सब्जेक्ट नहीं है। सारी कौम जहाँ भी वो बैठा है उसका इंटरेस्ट सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पता क्यों पूछा? मुझे बहुत सारे लोग मेरे इन जज्बाती अंदाज़ की वजह से, और अब आपके भी जज्बाती अंदाज़ की वजह से, लोग जिस दिन आपने आना होगा लोग पैगाम भेजेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक बात करता चलूँ कि लोग अपने मैसेजेस ज़रूर भेजें। यकीन करें आपके पॉइंट्स को टेकअप करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और बिलखुसूस ये जो बुज़ुर्गों वाले और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात हुई थी, तो इस्तेहसाली टैक्स निज़ाम के अंदर किस तरह से इस्लाह लाई जा सकती है, इसके बारे में बात करूँगा बिशारत साहब से। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अच्छी और मस्बत बात तो हमने शुरू के 2 हिस्सों में की, लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है कोई भी ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हो तो वो इस्तेहसाली टैक्स निज़ाम, यानी कि इस्तेहसाली टैक्स निज़ाम को अब किस तरह से मैं डिफ़ाइन करूं, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उसमें काफ़ी इस्लाह की ज़रूरत है और बिलखुसूस अवाम को सामने रखना चाहिए। लेकिन बशारत कुरैशी साहब ने कहा
कि माजी की जो हुकूमतें आई इसमें कौन सी ऐसी हुकूमत रही, चाहे उसके कोई भी शक्ल हो, कोई भी कम्प्लेक्शन हो, कि उसने अवाम को महवर समझा हो। सर ईमेल ज़्यादातर आती हैं ना, बड़ी अजीब व करीब किस्म की आती हैं, उसमें या जो फेसबुक पर मैसेज आते हैं, लोग फोकस कर रहे होते हैं विद होल्डिंग टैक्स पर। वो कहते हैं साहब कि हम नॉन फाइलर, विद होल्डिंग टैक्स की इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती शुरू हो गई है, ये इंतहा से ज़्यादा है। तो सर अब हुकूमत को कैसे समझाएं, तो सुनते नहीं हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू द पास्ट टैक्स रिकॉर्ड्स ऑफ द रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर व्हाइल ही वाज वर्किंग आउटसाइड द कंट्री, लेकिन दोज पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड द कंट्री, आई थिंक वी शुड नॉट पेनलाइज देम। क्या कहते हैं आप? देखें, ये एक्चुअली तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की जाए और लोगों को रिटर्नें फाइल करने पे आमादा किया जाए। तो इसलिए ये शुरू में फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स रेट कम हुआ, तो अब उस पर एक पूरा स्केड्यूल आ गया है, यानी उनका नॉन फाइलर का 100% ज़्यादा रेट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारी डिस्टॉर्शन इस वे में है कि लोगों ने किस तरह अब ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में, आईटीज़ में, लेकिन वो सारे उनकी फ़ीस जो है वो उनके रिश्तेदार दे रहे हैं, उनके वेल विशर दे रहे हैं, यानी उनके अपने ओवरसीज रिलेटिव्स दे रहे हैं। मेरी अपनी एजुकेशन की दफ़ा में मेरे रिलेटिव्स ने दिए थे जो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन टैक्स उनको देना पड़ रहा है। वो टैक्स लेने का मकसद तो ये था ना कि जनाब आप इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आप अर्न भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब पूरा जो फोकस है वो अर्निंग पर टैक्स का नहीं, एक्सपेंडिचर पर टैक्स चला गया हुआ है। यानी जैसे सेल टैक्स है वो एक्सपेंडिचर पे है, इस तरह वो इनकम टैक्स को भी उन्होंने सेल टैक्स ही बना दिया है। यानी वो जहाँ जाकर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे वहाँ पर टैक्स लग जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी फैक्ट कि आप इनकम अर्नर हैं या नहीं है। हालांकि जो टैक्सेशन की स्पिरिट है, जो रूह है, वो तो ये है कि आप जितना ज़्यादा अर्न करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स देंगे। यानी उसमें ये चीज़ जो है ना, ये इस जो फाइलर नॉन फाइलर का जो थ्रस्ट है उसमें बहुत सारे बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। आपकी पॉइंट, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। तो वो अब मसाइल ये हैं कि हमारे सोसाइटी में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सर एक खातून मुझे मिली, मैं बड़ा अजीब, मैं बशारत साहब आएंगे उनसे पूछूंगा, कहने लगी मैं हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के नाते कहने लगी मैं दुनियावी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानती। तो जो इनकम यानी उनके जो वालिदैन ने उनके लिए जहेज़ वगैरह में पैसे दिए होंगे, प्रॉपर्टी दी होगी, ये वो जो भी उनके पास माल उज़र होगा खावंद ने दिया होगा, कहने लगी आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दिस। तो कहने लगी आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि भाई मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं जिससे मैं अपना गुजर करती हूँ और मेरा अपने घर वालों पर भी रोब रहता है और खावंद पर भी रोब रहता है। तो कहने लगी अब मुझे टैक्स का कहा जाता है तो मुझे समझ में नहीं आती, हाउ डू आई डू दैट। कहने लगी मुझे विदहोल्डिंग लग रहा है अली, मैं कैसे जान छुड़ाऊँ, आप एडवाइस करें थोड़ा उनको जो सुन रही हूँ हाउसवाइफ्स इनके पास वेल्थ वगैरह है, हाउ दे शुड मैनेज और फॉर अदर्स एज वेल। देखें जी, गुजारिश ये है कि उनकी दो तरह की इनकम पे टैक्स हो सकता है। एक तो ये है कि उन्होंने बैंक में पैसे रखे होंगे, उस पर जब उनको प्रॉफिट मिलता है तो उस पर टैक्सेशन हो जाती है, या उनकी कोई प्रॉपर्टी इनकम है और वो अगर उन्होंने किसी प्रेस्क्राइब पर्सन को दी, बैंक वगैरह को किराए पे दी है या किसी ऐसे को दी है, प्रेस्क्राइब पर्सन है तो वो उनका टैक्स काट लेता है जी, ठीक है ना जी। तो उसका जाहिर है अब इनकम तो उनको हो रही है। अब ये लॉ है कि जो भी इनकम अर्नर है यानी उसका सोर्स क्या है, यानी जो इन्वेस्टमेंट का वालिद ने दे दी, विरासत में आ गई, खामन ने दे दी, बच्चों ने गिफ्ट कर दी, वो एक अलग बात है। सोर्स की हद तक उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर वो टैक्सेबल इनकम अर्न कर रही हैं तो उनको बैरल टैक्स देना होगा। लेकिन ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि टैक्स के रेट जो हैं बिल्कुल नॉमिनल रख दिए जाएंगे और ये बेवाओं के लिए भी हाँ जी एप्लीकेबल हो। जी जी जी। और सर जो माइनर्स हैं उन पे टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में एक बहुत बड़ा झगड़ा रहा। मैं जब टैक्स एक्सपर्ट्स आपके 3-4 दोस्त हैं, अब तो आप भी इस डोमेन में आ गए हैं, लेकिन आप क्योंकि दूसरी डायरेक्शन से आ रहे हैं, रूट फर्क है, तो वो आपके साथी एम्पैथेटिक नहीं है। उनमें एम्पैथी क्यों नहीं है जो हमारे ज़्यादातर टैक्स कंसल्टेंट्स हैं? ये नोच काट छांट में क्यों पड़े रहते हैं हमारे, ये मुझे समझ में नहीं आती जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स। देखें जी, गुजारिश है कि ये आपने सही फरमाया कि एम्पैथाइज तो चीज़ों को करना चाहिए और जैसे आपने अभी एम्पैथाइज किया। हाँ जी, अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखें तो आपको महसूस होगा कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए
तो ये मैं समझता हूँ कि उनका एक अपना मिजाज है। मैं इवन जब मैं टैक्स मैन भी था तो मैं आई वॉज नोन एज ए फैसिलिटेटर, मैंने लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया है, यानी वो उनको कोशिश की है कि उनको रिलीफ दिया जाए, कोशिश की है कि उनके साथ ज़्यादती ना हो, और मैं उनके साथ फ्रेंडली रहा हूँ और आज भी हूँ। तो मुझे इसीलिए अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं बात करते हैं तो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्लीज्ड। आज भी प्रोग्राम के अंदर हमारा वक्त मुख्तसर तो नहीं था, लेकिन मैंने आवाम के मौज़ूआत छेड़ दिए। उसकी वजह ये है कि देखें, इट्स क्लोजर टू द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इट्स नेसेसरी टू बी डिस्कस्ड ऑन मीडिया। बशारत कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे आपको दोबारा से मदऊ करें ताकि बहुत सारे जो अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं उनके आंसर ढूंढें। यहाँ पर नाजरीन हमारा वक्त मुख्तसर था। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जाती चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।